सो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं फिजिक्स में, ये टॉपिक का नाम है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गैसेस के बारे में। ज़्यादातर बात हमारी जो होने वाली है वो गैस पे होने वाली है। अब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, बेसिकली काइनेटिक थियरी ही क्यों नाम पड़ गया इसका। बेसिकली अगर हम जानने की कोशिश करें तो मैटर को अगर हम समझें तो मैटर तो तुम लोग जानते हो कि कितने स्टेट में रहा करता था। ये तो बचपना है, छोटी मोटी बातें हैं। अब इसके अंदर क्या रह गया इतना बताने लायक। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में होता था। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को तुम लोगों ने ध्यान से देखा। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जितने भी एटम्स, आयंस होते थे वो सब आपस में क्या होते थे, एकदम टाइटली पैक्ड हुआ करते थे। लिक्विड कैसे होते हैं, तरल होता है, मूवेबल, थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस। और गैसेस को अगर स्पेसिफिकली, खास हम गैस ही पढ़ने वाले ना, इस पर ज़्यादा जो डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा। तो गैसेस को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, बहुत वीक होता है पर थोड़ा सा क्या होता है, कंपैरेटिवली उन सब के मुकाबले वीक होता है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो कोई भी मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इधर से उधर कंटिन्यूस कैसे दिखा रहे हैं, मूवमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये गैसेस को हमको समझना है। मैंने तुम लोगों को पिछले चैप्टर्स के अंदर या फिर फ्लूइड के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वो टाइम पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी कि हम जिन चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम बहुत गैसेस जो होंगी ना वो बहुत टाइप्स की होंगी। इसके अंदर क्या है कि कोई गैस किसी तरीके से बिहेव करेगी, कोई किसी तरीके से बिहेव करेगी। तो जब हम पिछले चैप्टर्स के अंदर जब हम फ्लूइड्स की बात कर रहे थे वो टाइम पे हम लोगों ने एक बात देखी थी कि हमने क्या कर रखा था कि उसको स्टडी करने के लिए हमने एक आइडियल फ्लूइड कंसिडर कर लिया था। और आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, आइडियल फ्लूइड ऐसा होता है, आइडियल फ्लूइड वैसा होता है। ऐसे उसकी एक रेफरेंस वाली बहुत सारी क्वालिटी दे दी कि ये तो सीधा परमात्मा ही है, ऐसी क्वालिटी दे दी। पर एक्चुअली में वैसा कोई होता है क्या? वैसा तो एक्चुअली कोई होता नहीं। तो वैसे ही गैस के अंदर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एक गैस अज्यूम कर लेते हैं जो कैसी है, आइडियल गैस है। हम क्या करने वाले हैं, इस आइडियल गैस को पढ़ेंगे और बाकी जो हमारे रियल टाइम गैसेज है, अगर ये आइडियल है तो इसके अलावा जो होगी वो क्या होगी, रियल होगी। क्योंकि आइडियल तो एग्जिस्ट करता नहीं, आइडियल सिर्फ भगवान राम है और तो कोई है नहीं। ठीक है, और वो यहाँ पे है नहीं। तो आइडियल गैसेज हमारे लिए रेफरेंस होते हैं ना। जैसे हम क्या करते हैं, हम उनको ये मानते हैं, जो भी हैं हर रिलीजन के अंदर होते हैं। तो बेसिकली हम उनको क्या मानते हैं, हम रोल मॉडल मानते हो। तो हमारे लिए क्या है, आइडियल है। और हम क्या हैं, हम रियल है। वैसे गैसेस में हम एक गैस को अज्यूम कर लेते हैं जो गैस कैसी है, आइडियल है और ये रियल होगी। ठीक है, गैसेस में आइडियल गैस भगवान राम जैसी हो गई थोड़ी देर के लिए, जिसका परफेक्ट एटीट्यूड है, परफेक्ट रेफरेंस है, माना जा सकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस में वापस लौटते हैं टॉपिक पे। तो गैस के बारे में बात करें अगर, तो आइडियल गैस कैसी गैस है? आइडियल गैस ऐसी गैस है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को ओबे करती है। ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन जो हुआ करता था PV = nRT, इसको क्या करती है, ओबे करती है। अगर तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड वगैरह के अंदर गैसेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो तुमको हल्का अंदाजा होगा कि PV = nRT नाम का आइडियल गैस इक्वेशन हुआ करता था। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल भी दे देता हूँ, 1/P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेसिकली क्या हो कह रहा है कि ये आइडियल गैस ऐसी गैस है जो बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एक्चुअली में इन दोनों के मिलने से बनता है आइडियल गैस इक्वेशन। इसको क्या करती है, ओबे करती है। और इसको जो ओबे कर रही है वो गैस को हम क्या बोलने वाले हैं, आइडियल गैस। और जो स्लाइटली डिफ्लेक्ट करती है इससे वो गैस हमारे लिए क्या बन जाती है, रियल गैस बन जाती है। ठीक है, सेकंड, ये तो फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात, हम आइडियल गैस के बारे में ये जानते हैं कि इसका इंटरएक्टिव फोर्स, इसका इंटरैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मोशन कर रहे हैं इनका आपस में इंटरेक्शन जो है वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। इसका इससे कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन, कोई लेना देना नहीं है, या है भी तो बहुत कम है। और रियल में तो ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन तो होगा ही, क्योंकि रियल गैस है। तो ये दो बातों को हम क्या करते हैं, आइडियल गैस का आइडियलिज्म मान लेते हैं या फिर उसका बिहेवियर मान लेते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस कौन सी गैस है, आइडियल गैस कोई ऐसी गैस है जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस
इक्वेशन को ओबे करती है। और सेकेंड चीज इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है, आपस में मॉलिक्यूल्स का जो इंटरैक्शन है, वो इंटरैक्शन कैसा है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसके अंदर नेग्लिजिबल है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर ले लेता हूँ। एक कंटेनर के अंदर मैं इन सब मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज बाकी मॉलिक्यूल से तो कोई लेना देना है नहीं खास, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है, बहुत कम है, तो एक मॉलिक्यूल कंसिडर। ये मॉलिक्यूल कैसे मोशन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन में ये क्या करेगा कि ऐसे जाएगा, यहाँ पे लड़ जाएगा, फिर वहाँ से लौटेगा, इधर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उससे लड़ जाएगा, यहाँ जाएगा लड़ जाएगा, यहाँ जाएगा लड़ जाएगा, यहाँ जाएगा लड़ जाएगा। ऐसे सारा दिन क्या कर रहा है, ऐसे सारा दिन कोई ना कोई मोशन दिखा रहा है। अगर मैं इस पार्ट को पॉइंट ए कंसिडर कर लूँ, इसको बी कंसिडर कर लूँ, सी डी ई एफ जी एच, हर जहाँ जहाँ कोलिजन हो रहा है, कोलिजन तो हो रहा होगा ना, ऐसे सब आपस में मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो क्या होगा, कोई ना कोई कोलिजन तो होने वाला है। ठीक है, तो ए से बी पॉइंट के बीच में जो इसने पाथ लिया है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको फ्री पाथ बोला जाता है। जो रास्ता इसने ए से बी के बीच में पकड़ा था, इसको क्या बोला जाएगा, इसको फ्री पाथ बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते ही इसका एक कोलिजन हो गया, दीवार में आके लड़ गया, यहाँ आने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल में लड़ गया, वहाँ जाने के बाद तीसरे मॉलिक्यूल में लड़ गया। तो इसको एक पाथ जो इसने लिया था, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, λ1 नाम दे सकता हूँ। वैसे ही जब दूसरी बार वहाँ से निकला और दूसरा कहीं गया तो λ2, तीसरी बार λ3, λ4, λ5, ऐसे करते 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 λ1 हो सकता है, और जाते आते कहाँ तक जा सकता है, λn तक जा सकता है। तो अगर हम बहुत सारे पैरामीटर्स को पढ़ना शुरू कर दें, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दें कि अब हम गैसेस के पैरामीटर्स को पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली होने के वाला है कि सबसे पहला पैरामीटर जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस केस में, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो पहली बार निकला 1 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, दूसरी बार निकला 3 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तीसरी बार लड़के निकला 4 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, 5वीं बार, 6ठी बार, 10th टाइम, 11th टाइम, 15th टाइम, 1000 बार निकला। तो हमको ऐसा तो पता होना चाहिए ना कि बेसिकली हो क्या रहा है। बेसिकली इसके अंदर मुझको ऐसे फील होता है कि अंदर अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, तो वो बार बार बहुत लोगों से लड़ने वाला है। और अगर डेंसिटी अंदर बहुत कम होगी तो क्या होगा कि बहुत कम लोगों से उसका क्या होगा, इंटरेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे मुझको लगता है कि मीन अगर हम इसका निकालने की कोशिश करें, हम डेंसिटी पे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे। तो एक पाथ चला, दूसरा चला, तीसरा चला, चौथा चला, ऐसे कितने पाथ चला है, n नंबर ऑफ पाथ चला होगा। तो अगर मैं मीन निकालने की कोशिश करता हूँ, उसको हम लैम्डा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लैम्डा इज नथिंग बट λ1 प्लस λ2 अप टिल λn डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n क्या बन जाता है, n विल बी आवर नंबर ऑफ कोलिजन्स। जितनी बार कोलिजन हुआ है वो नंबर ऑफ कोलिजन को अगर मैं काउंट कर लेता हूँ तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, अब खुद ये बात सोचने की कोशिश करो कि मीन फ्री पाथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते, ऐसे भरे हुए होते, तो ये बहुत बार लड़ता, इधर लड़ जाता, उधर लड़ जाता, उससे लड़ जाता, इससे लड़ जाता। ठीक है, और अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल की गिनती अगर कम होगी, तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि मुझको लगता है कि ये मीन फ्री पाथ इसका ज़्यादा लंबा होगा, यहाँ से निकलेगा, फिर ज़्यादा वैल्यू कवर करेगा। अगर यहीं से निकल यहीं लड़ गया, इधर ही घूम जाएगा, इधर ही घूम, इधर 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 ही घूमते रह गया, उसके मीन फ्री पाथ जो इंडिविजुअल पाथ है उसके बहुत छोटे छोटे हैं, ये हर वैल्यू बहुत छोटी है। फिर इसको n से डिवाइड भी कर दिया, 50 बार को ऐड कर देगा और हर बार वैल्यू भी छोटी रखेगा, तो ये वैल्यू तुमको क्या मिलने वाली, कम मिलने वाली है। तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरा जो मीन फ्री पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो मीन पाथ की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो मुझको ये समझ में आई। ठीक है, सेकेंड चीज़ मुझको ये समझ में आई कि मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा होगा, अगर एक मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो इसकी किसी न किसी से लड़ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है। तो मेरा लैम्डा जो है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि डायमीटर कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर इसको 2D के अलावा अगर तुम लोग 3D में समझने की कोशिश करने लगो, तो डायमीटर नहीं है, ये तो एक स्फीयर है। स्फीयर है तो इसके एरिया से बात होगी। एरिया अगर स्फीयर का निकालोगे तो 4/3πr² निकलेगा। ठीक है, 4πr² निकलेगा, सॉरी 4πr² निकलेगा, 4/3πr³ तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, 4πr² निकलेगा। 4π कांस्टेंट किसके ऊपर जाके लड़ गया, स्क्वायर पे। तो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि लैम्डा अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा है तो उस वजह से क्या हो जाने वाला है कि इसकी मीन पाथ जो है वो कम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये मुझको एक दूसरी बात समझ में आई। दो बातें मुझको लैम्डा के साथ समझ में आ गई हैं कि पहली चीज़ तो लैम्डा जो है वो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा उतना कमज़ोर, एरिया जितना बड़ा होगा लैम्डा फिर से
उतना ही वीक हो जाने वाला है। अब ये बातें समझ के मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा थोड़ा रब करते चलूँगा, ठीक है, जानते ही हो जगह की बहुत कमी है। अब इसको मैं अगर क्लब कर देता हूँ एक साथ, तो लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², उसके बाद मास, सॉरी इसको भी डेंसिटी में ही रखता हूँ, ठीक है। अब गैसेस के साथ क्या होता है, गैसेस की डेंसिटी को हम थोड़ा मास में नहीं कंसिडर कर पाते, उसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा कुछ देखना स्टार्ट करते थे। तो रो जो हमको मिलता है दैट विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा v। ये n/v को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 1/n/v। सबसे पहली चीज़ इक्वालिटी नहीं आएगी, प्रोपोर्शनलिटी आएगी, इंटू d²। अगर और थोड़ा इसको सुधारने की कोशिश करूँ तो v ऊपर चले जाएगा, v/n इंटू d², ऐसा मैं कर सकता हूँ। और जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे मुझको एक इक्वेशन मिलने वाला है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ कांस्टेंट, दैट इज 1/2π। तो हमको अगर मीन फ्री पाथ निकालना हो, कभी भी कोई भी गैस हो, उस गैस का मुझको अगर मीन फ्री पाथ निकालना हो तो वो टाइम पे मैं इस इक्वेशन का बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ और आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मीन फ्री पाथ क्या है। मुझको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ वॉल्यूम की, और मुझको ज़रूरत पड़ेगी अंदर के मॉलिक्यूल के डायमीटर की। उन दोनों को मैं स्क्वायर कर दूं और कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे डाल दूं, तो ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है। और इसको थोड़ा फाइंड आउट कर पाना प्रैक्टिकल है क्या, खुद सोचो कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा फिर कहाँ तक गया, कैसे मेजर करोगे। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली, मैं तुमको समझाने के लिए प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ उसके अंदर कोई लॉजिकल नहीं, लॉजिक तो है, ऐसी बात नहीं लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है। पर ऐसे सोचो कि कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर रहा है, उधर से उधर, तुम उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियस है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो मोल का यूज़ कर सकते हो, उसका मास, उसका वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हो। वॉल्यूम तो कंटेनर का ही वॉल्यूम होगा, वहाँ पे तो तुम्हारा काम बन गया, ठीक है। हम जनरली कोई भी मॉलिक्यूल के डायमीटर साइज के बारे में जानते हैं क्योंकि केमिस्ट्री हमने उतनी पढ़ी है, तो डी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। नंबर ऑफ ये तो हमको पता चली जाएगा। ये डेंसिटी उस गैस की कितनी होती है ये तो हमको पता ही होगी, ये n/v समझो डेंसिटी ही है, उसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, समझो ये फॉर्मूला मैं मेरे हिसाब से फ्रेम कर रहा हूँ कि 1/2π 1/ρd², ऐसे मैं फ्रेम कर लूँ तो बड़े आसानी से मैं उसका मीन फ्री पाथ नियरली निकाल लूँगा ना, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही तो मैं निकाल लूँगा। वो मुझको फॉर्मूला ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, या फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए सही है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। थोड़ा डाइसेक्ट करके अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है, इतनी तो बात हो गई। अब यहाँ पे जब ये इस तरीके से मूव कर रहा था तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया था, इसको λ1 बोल दिया। तो जो वेलोसिटी से ये इसके बीच में चला होगा वो वेलोसिटी को मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा, c1 बोलना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो वेलोसिटी उसने पोजेस की थी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर उनके बीच में जो फ्री पाथ उसने लिया था दैट वाज λ1, तो उसके बीच की जो वेलोसिटी उसकी रही होगी वो c1, तो λ2 जहां होगा वहां पे हो जाएगा c2, λ3 जहां पे हो जाएगा वहां पे हो जाएगा c3, ऐसे होते ही चले जाएगा। तो अगर मैं सेकंड मीन फ्री वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं, या मीन वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं, या एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको, तो मैं क्या लिखूंगा, मीन वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, ठीक है। तो c विल बी इक्वल टू c1 प्लस c2, कहां तक चलेंगे हम, cn तक, डिवाइडेड बाय क्या बोलना शुरू कर देंगे हम, इसको n बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि n इज नंबर ऑफ कोलिजन, एंड c1 c2 c3 आर वेलोसिटीज ऑफ अ सिंगल पाथ, एक पाथ, एक पॉइंट a से b के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो उसके a से b तक की वेलोसिटी थी c1, और कितना पाथ कवर किया था, λ1 उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊं तो इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ध्यान देना है, हम इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर मीन वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, c स्क्वायर विल बी c1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर, लास्ट तक चलूंगा cn का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर नहीं करना है, n का स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि हम सोचो यार, अरिथमेटिक इक्वेशन है, तुम वैल्यूज को क्या करोगे, नंबर ऑफ, ऊपर क्या करोगे, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है। इधर भी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 या n थी तो n ही रहेगी, नीचे n ही रहने वाला है, नीचे स्क्वायर नहीं करना, हम दोनों साइड को स्क्वायर नहीं किया,
दोनों साइड को स्क्वायर करते सी स्क्वायर हो जाता है, पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर लगता है, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो प्रैक्टिकल नहीं। हम एक वेलोसिटी को ले रहे हैं, उसको स्क्वायर कर रहे हैं, अगली वेलोसिटी को स्क्वायर कर रहे हैं, अगली वेलोसिटी को स्क्वायर कर रहे हैं, सबको स्क्वायर कर ले रहे हैं पहले, बाद में उनको ऐड कर रहे हैं और फिर उसका एवरेज निकल रहे हैं, वो हमको क्या दे रहा है, सी स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट जो है वो है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा कट हो रहा है, इसको सब रब करूं, जरूरत है नहीं पड़ेगी, जरूरत टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है लास्ट वाला, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला जाता है इसको हम बोलते हैं सी, नीचे लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर। इसका कुछ भी काम नहीं होता, इसका काम क्या है, इसको सिर्फ दोनों साइड पे अगर तुम रूट लगा दो, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, CN के स्क्वायर तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे मैं लिख दूंगा n, तो ये क्या बन जाएगा, CRMS बन जाएगा। या इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, इसको बोलना शुरू कर देते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम आने वाला है। ठीक है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं थोड़ी देर बाद कहीं तो ये बेसिक्स हैं इसके बारे में। तो हमने थोड़ी थोड़ी बातें कर ली इनके ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में अब हमको पार्ट पढ़ना है, दैट इज डेरिवेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो एक आइडियल गैस प्रेशर कैसे डेवलप करती है और उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके ऊपर बात करना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें पॉज वगैरह करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं और मैं अब इसको रब करने वाला हूँ क्योंकि मुझको सेकेंड वाले डेरिवेशन पे चलना है। जो चौक यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा डस्टी है, ब्रांड का नाम लेना तो पाप है यूट्यूब पे, जानते ही हो, इस वजह से ठीक है सह लेंगे, थोड़ा चलेगा। तो हम लिखने की कोशिश करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में हमको बात करना है, दैट इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेने वाला ये, तो मैं थोड़ा चीज़ें छोटी छोटी ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ये मैंने ड्रॉ किया एक्स वाई और जेड एक्सिस, इसके ऊपर मैंने रखा है क्यूब। ये क्यूब का साइड जो है वो L है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये जेड एक्सिस पे चल रहा है मेरे, ऐसे चले जा रहा है, क्लियर है। ये मैंने क्यूब ले लिया, इसको मैंने L साइड दे दी, इसके साइड्स को मैं नाम दे देता हूँ, इसको P Q R और S। इसके अंदर मैंने एक मॉलिक्यूल भर के रखा हुआ, वो एक मॉलिक्यूल, ध्यान देना कि वो एक मॉलिक्यूल जो है वो उसकी वेलोसिटी के वेक्टर के हिसाब से समझने की कोशिश करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल जा सकती है, वर्टिकल जा सकती है और जेड एक्सिस के हिसाब से आ सकती है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये कैसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो मेरी वेलोसिटी जो कुछ भी मेरी होगी वेक्टर के हिसाब से, उसका इस तरफ कंपोनेंट होगा u1, ठीक है, उसका इस तरफ z की तरफ कंपोनेंट होगा v1 और ऊपर y की तरफ कंपोनेंट होगा w। ठीक है, अब लेफ्ट जाने के बजाय या राइट जाने के बजाय लेफ्ट जा सकती है। ठीक है, ऊपर आने के बजाय नीचे आ सकती है, तो मेरा मॉलिक्यूल पीछे भी जा सकता है, वापस नीचे उतर सकता है, और आगे आने के बजाय पीछे जा सकता है। तो जब पीछे जाने लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, v1 डैश बोलना शुरू कर दूंगा, नीचे आने लगूंगा तो w1 डैश बोलने लगूंगा, इस तरफ जाने लगेगा तो u1 डैश बोलने लगूंगा। अब मैं तुमको फिर से याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक पाथ से दूसरे पाथ के बीच में जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी, इसने जो पाथ कवर किया था लैम्बडा बोला था मैंने इसको, इसकी वेलोसिटी थी c1 वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तीन कंपोनेंट में बटेंगी, u1, v1 एंड w1, और नेगेटिव के हिसाब से बटेंगी u1 डैश, v1 डैश और w1 डैश में। तो c1 जो मेरी वेलोसिटी है, ऐसी एक वेलोसिटी होगी तो उसके कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, u1, v1, w1 बन जाएंगे इसके कंपोनेंट, करेक्ट है। ऐसे ही मेरी एक और वेलोसिटी होगी c2, ऐसे ही जब n नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे तो इधर से इधर तक आया तो क्या बन जाएगा, c2 वेलोसिटी जिसका u2, w2, v2 हो जाएगा, करेक्ट है। फिर लास्ट वाले का cn का क्या हो जाएगा, un, vn और wn हो जाएगा। फर्स्ट वाले में u1, v1, w1 और उल्टा चला तो u1 डैश, v1 डैश, w1 डैश।
ठीक है, इतनी बातें तो मुझको लगता है अब आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये एक पाथ इसने कवर किया, तो ये यहाँ से आया, यहाँ से एक पाथ कवर किया है, λ1 वेलोसिटी रही है c1, कंपोनेंट रहे हैं u1 v1 c1। ठीक है, अब मैं c1 को लिखने की कोशिश करता हूँ। c1 क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, c1 के बारे में लिखा, x y और z एक्सिस के अकॉर्डिंग। c2 के बारे में लिखूंगा तो वो u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर। ऐसे ही मैं नीचे से रखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ cn विल बी इक्वल टू un का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर प्लस क्या हो जाने वाला है, wn का स्क्वायर। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 बना करके थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, रुक जाता हूँ। अब मेरा जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे निकला, इधर आया फेस PQRS की तरफ, उधर से निकला है इस तरफ आया है, PQRS की तरफ आया हुआ है, करेक्ट है, ध्यान देना। ठीक है, PQRS की तरफ आया। अब PQRS की तरफ आया तो इस तरफ आते टाइम उसकी, अब मैं उसके मोमेंटम की बात करता हूँ या फिर इनिशियल मोमेंटम की बात करता हूँ। PQRS साइड है ना, चलो मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अगर मैं बोलता हूँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है मेरी इस डायरेक्शन में, u1। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है नहीं, तो v1 को w1 को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। सिर्फ एक एक्सिस का अकॉर्डिंगली आया है u1, तो mu1 ये क्या बन जाएगी इसकी मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये आया PQRS में, लड़ा धड़ाम से और पीछे की तरफ जाना शुरू कर दिया, आगे आया लड़ा और लौटने लगा, आया PQRS में बाउंस हुआ और पीछे जाने लगा। जब पीछे जाने लगा तो वो टाइम पे क्या बन जाएगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, फिर से मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी u1। पर एक चीज पे तुमको ध्यान देना है यहाँ पे कि u1 इस डायरेक्शन में था, u1 डैश उस डायरेक्शन में है, या फिर उसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, u1 डैश की जगह पे उसको क्या बोल देंगे, u नेगेटिव बोल देंगे, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन वेक्टर्स में चल रहे हैं ना, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव। अब मैं तुमको बताता हूँ, चेंज इन मोमेंटम अगर मैं बोलूँ तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम मुझको मिल जाएगा शायद -2mu1। पर मोमेंटम तो हर बार कंजर्व होता है ना, अगर इससे निकला है, बॉल ने मोमेंटम दिया है माइनस लॉस ऑफ मोमेंटम, तो बॉल ने गेन किया होगा, बॉल ने जो गेन किया होगा उसको मैं क्या लिखना शुरू कर दूंगा, 2। ठीक है, बॉल ने जो गेन किया उसको मैं ये लिख दूंगा, ये भी बात सही है। चलो ये भी मुझको समझ में आ गया। अब इफ मॉलिक्यूल, मेरे मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना है, मेरा मॉलिक्यूल एक जगह से निकला, इधर आया, फिर इधर लड़के उधर गया, तो इस तरफ आया होगा तो कुछ L डिस्टेंस कवर किया होगा, लौटा होगा तो क्या किया होगा, बाकी L डिस्टेंस वापस कवर किया होगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो वो चला है, वो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, 2 टाइम्स ऑफ L उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस यहाँ से निकला L तक आया है, और वहाँ से निकला है कहाँ चले गया है, वापस इधर से लेके इधर तक आया, इधर से लौट करके वापस उधर तक ही चले गया है। ठीक है, इतनी बात मुझको समझ में आई। अब एक बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जनरली बात मैं अगर तुमको बताने की कोशिश करूँ तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड जो उसने कवर की होगी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम मुझको चाहिए t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस उसने कवर किया 2l, स्पीड ये करते हुए उसकी कितनी थी, u1। इक्वेशन नंबर 2 बना करके मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। टाइम उसने कितना लिया है ये हरकत करने में, 2 टाइम्स ऑफ l उसने कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है, u1 उसके टाइम उसकी वेलोसिटी रही है। ठीक है, और उसके बाद t क्या रहा है, टाइम कंसिडर किया, u1 उसकी वेलोसिटी, l उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया। अब फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये बात तुमको न्यूटन ने बताई थी अपने सेकंड लॉ में। तो अगर तुम फोर्स की बात करते हो, तो अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ इस केस में, तो मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम 2 टाइम्स ऑफ mu1 डिवाइडेड बाय t, मुझको कितना मिला है, 2l डिवाइडेड बाय u1। ठीक है, तो मैं फोर्स को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ mu1, ऊपर चलेगा u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। सही है, 2l, तो ये 2 को कट कर देने वाला है। f की वैल्यू मुझको मिल जाने वाली है mu1 स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना है कि ये फोर्स जो मैंने कैलकुलेट किया, ये u1 स्क्वायर है, ये अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस,
एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जब चल रहा था तो ये हरकत हो रही थी, ठीक है। तो मैं इसको एफ ना बोलने के बजाय इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज mu1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स अगर ऐसे ही बॉडी वाई डायरेक्शन में चल रही होती तो क्या हो जाता, mv1, v लिखा है मैंने, w लिखा है, वाई एक्सिस को w लिखा है, चलो तो मैं w लिखूंगा, w1 का स्क्वायर, और f इन z एक्सिस विल बी mv1 का स्क्वायर। ये मैंने कंसिडर कर लिया है कि फोर्स मुझको x, y और z डायरेक्शन में क्या क्या मिलने वाले हैं, mu1 का स्क्वायर, और इस तीनों डायरेक्शन के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन x डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन एंड इन z डायरेक्शन। आप लोग इसको कॉपी करते चलो थोड़ा थोड़ा, मैं बीच में एक एक सेकंड के लिए से मूव करते रहूँगा बात करते करते, ताकि हिल सकूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो इसको मैं, चलो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे, x और y नहीं बोलने की कोशिश करेंगे, इसको 1 बोलने की कोशिश करते हैं, फोर्स इन 1, ठीक है, चलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, रहने दो, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब फोर्स सेकेंड में कंसिडर करने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा उसको, mu2 का स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूं। फोर्स इन थर्ड कोलिजन में लिखने की कोशिश करूं तो mu3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। f, अगर तुम लोगों के लिए और थोड़ा सिंपल कर देता हूं मैं, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो, ठीक है। फर्स्ट कोलिजन पे ही बात करते हैं। तो जब पहला कोलिजन हुआ तो f1 मैं लिख देता हूं इसको mu1 का स्क्वायर। सेकेंड कोलिजन हुआ होगा तो मैं लिख दूंगा mu2 का स्क्वायर। थर्ड कोलिजन अगर हुआ होगा तो मैं उसको लिख देने वाला हूँ mu3 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही nth कोलिजन के टाइम पे जो फोर्स उसने डाला होगा दैट विल बी mun का स्क्वायर। और ये सब किस एक्सिस के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ये सब कुछ हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये हरकत किसके अकॉर्डिंग हो रही है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कितनी हरकत हो रही है, तो वो शायद हो जाएगा f1 प्लस f2। अब टेल कहाँ तक जाने वाले हैं हम, fn तक जाने वाले हैं। तो f ऑफ x अगर मैं कंसिडर करता हूँ इन x डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश करूँगा, m, ठीक है, u1 का स्क्वायर प्लस m u2 का स्क्वायर, ऐसे ही मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, mun के स्क्वायर तक। तो f ऑफ x अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मैं m निकालूंगा, अंदर बच जाएगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर। अब टिल कहाँ तक जा रहे हैं हम, un के स्क्वायर तक जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू x एक्सिस अगर मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग हम u1 प्लस un के स्क्वायर तक मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी चीज़ मिस हो गई है, दैट इज डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, l भी है, तो इसके भी डिनोमिनेटर में l आ जाएगा कॉमन में, इन सब के अंदर l l l रहने वाला है नीचे, ठीक है। अगर इसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो अगर मैं y एक्सिस के हिसाब से बताऊँ तो f ऑफ y विल बी इक्वल टू, फिर से m अपॉन l, मैं लिख दूंगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, कहाँ तक जाने वाले हैं हम, vn के स्क्वायर तक जाएंगे। और f ऑफ z अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो दैट विल बी m अपॉन l w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर, कहाँ तक लिख सकते हैं हम इसको, wn के स्क्वायर तक। दिस इज u1 u2 un, u के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं फॉर x एक्सिस, हम v के टर्म्स में बात करने लगेंगे फॉर y एक्सिस। इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लो, मैं बार बार गलती करता रहूँगा, तुम लोग परेशान होने लगोगे। v1 और z के अंदर क्या कर दो, इसको w कर दो, थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लो, हो जाएगा। अगर मैं ऐसे भी किसी भी एक्सिस को कोई भी कंपोनेंट दे दो, अगर उसको रिस्पेक्टिवली फाइनल तक फॉलो कर रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो f तुमको ये मिल गया है, ये क्या हो गया तुम्हारा, फोर्स इन x डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन एंड फोर्स इन z डायरेक्शन। मेरे को x के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, y के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, z के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, ये बातें मुझको यहाँ पे आसानी से समझ में आ गई है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करूँगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए आगे का एक्सप्लेन कर पाना, ठीक है। ये होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया। फिर से स्पेस की कहानी जानते ही हो, ठीक है। तो ये हो गई फोर्स की बात, फोर्स के साथ इतनी ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर को हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। इस केस में मैं बोलूँगा फोर्स और एरिया जो है क्यूब का वो है एल क्यूब, ठीक है। फोर्स को मैं क्या बोलने वाला हूँ, एल क्यूब बोलने वाला हूँ, ठीक है। अब प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन विल बी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द एरिया, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द एरिया। अब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन को ध्यान से देखने की कोशिश करो कि फोर्स क्या हो रहा है, कि फोर्स एल स्क्वायर होना चाहिए ना, सॉरी, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन को ध्यान से देखने की कोशिश करो कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मुझको क्या मिलेगा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी m अपॉन l, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे एरिया रख रहा हूँ अभी, इनटू आगे क्या है मेरे पास u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर अप टिल un का स्क्वायर,
ठीक है। अब फोर्स इन प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन विल बी, एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल का स्क्वायर, तो ये एरिया बन जाएगा एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम अपॉन नीचे क्या दे देने वाला है मुझको, एल क्यूब दे देने वाला है, दैट विल बी यू वन का स्क्वायर प्लस यू टू का स्क्वायर, कहाँ तक जा रहे हैं हम, यू एन के स्क्वायर तक जा रहे हैं, ठीक है। अब पी ऑफ एक्स की ये हाल है, तो पी ऑफ वाई का क्या हाल होगा, पी ऑफ वाई का हाल भी तो ऐसा ही होगा, एम अपॉन एल क्यूब, यू एन की जगह पे वी वन स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर अप टिल वी एन का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पी जेड की बात करूं तो पी जेड मेरे लिए क्या बन जाएगा, पी जेड अगेन एम अपॉन एल का क्यूब, अगेन मल्टीप्लीकेशन है, डब्ल्यू वन का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टू का स्क्वायर, कहाँ तक जाएंगे हम, डब्ल्यू एन के स्क्वायर तक जाएंगे। पर पास्कल ने हमको कुछ बताया था, क्या बताया था कि प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन विल रिमेन सेम, एक जगह पे कम प्रेशर और एक जगह पे ज़्यादा प्रेशर तो होने नहीं वाला, तो P इन x डायरेक्शन, तो P इन y डायरेक्शन एंड P इन z डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट प्रेशर इन ओवरऑल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि P इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, 3 टाइम्स ऑफ P, ये 3 अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो इनके क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो P विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ पी एक्स, देखो पी एक्स पी वाई पी जेड के पास एम अपॉन एल क्यूब कॉमन है, तो मैं उसको पहले ही बाहर निकालूंगा, एम अपॉन एल क्यूब कॉमन है, अंदर क्या बचने वाला है, अंदर यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस कहाँ तक यू एन का स्क्वायर, ये हो गया पी एक्स वाला कंपोनेंट, प्लस पी वाई वाले कंपोनेंट को देखो, रब करो इसको, जानते ही हो क्या करना है, ठीक है। आगे मैं ले चलूँ इसको, तो प्लस ये पी एक्स वाला कंपोनेंट पी वाई वाले कंपोनेंट के लिए वी वन स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर अप टिल वी एन का स्क्वायर प्लस जेड वाले कंपोनेंट के लिए डब्ल्यू वन का स्क्वायर डब्ल्यू टू का स्क्वायर, कहाँ तक जा रहे हैं, डब्ल्यू एन के स्क्वायर। इसको ध्यान से याद करने की कोशिश करो कि यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू थ्री स्क्वायर वॉज नथिंग बट सी वन का स्क्वायर प्लस ये क्या था, सी टू का स्क्वायर, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये क्या है लास्ट में, C3 का स्क्वायर। मुझको लगता है कि C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ऐसे n नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, तो n नंबर ऑफ, इधर आगे भी तो जाएगा ये, WN तक जा रहा है, तो C1 C2 C3 कैसे हो रहा है, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर इज C1, U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर इज C2 का स्क्वायर, UN स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस WN का स्क्वायर विल बी CN का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा P इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ M अपॉन एल क्यूब, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी, ध्यान से देखो, अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ इसको n से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे मुझको बगल में n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये बन जाएगी सी स्क्वायर आर एम एस, ये क्या बन जाने वाली है, सी स्क्वायर आर एम एस, क्योंकि सी आर एम एस जो था रूट मीन स्क्वायर, वो इसको रूट में पकड़ के रखता था, अगर उस साइड वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर आर एम एस, ये पूरा पूरा का पूरा। आगे क्या बचा मेरे पास, n बचा हुआ है, यहाँ पे बचा है मेरे पास 1/3 m इंटू एल क्यूब अपॉन एल क्यूब, दिस इज द प्रेशर, पहला पॉइंट। अब P इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1/3, ये छोटा वाला m मास, ठीक है, इंटू n अपॉन एल क्यूब विल बी सी स्क्वायर आर एम एस, सही है। ये एक जो पार्टिकल था जो मेरा मूव कर रहा था उसका मास था, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मिल जाएगा तो टोटल गैस का मास ही बना लेगा शायद m, एल क्यूब जो कुछ नहीं है वॉल्यूम है, एल क्यूब क्या वॉल्यूम ही तो है, सी स्क्वायर आर एम एस बन जाएगा, ये वैल्यू बन गई मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या बन गया, डेंसिटी, तो P इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ रो सी स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया है, ये हमको मिल गया है द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस, हमारा जो गैस है उसका प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या निकाल लिया है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करने वाला है। अब ये तो बात ठीक है, इसका भी तो हम यूज़ करने ही वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसको और थोड़ा आगे भी बढ़ाना है, ठीक है। इसको देख करके हमको ये साबित करना है कि बॉयल्स ने अपना लॉ कैसे बनाया हुआ था, कैसे उसको प्रूव किया हुआ था, तो ये बात तो सही है जो मैंने अभी लिखा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। ऐसे कॉपी करना है पॉज करके, मैं कोशिश करके फ्लो में बताते चले जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट हमको देखना है डेरिवेशन फॉर बॉयल्स लॉ।
नेक्स्ट हमको देखना है डेरिवेशन फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या बोला था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात हमको बोली थी। हमको क्या करना है, हमको इसको प्रूफ करना है। हम इसको प्रूफ करने वाले हैं इसी का इस्तेमाल करके, ठीक है। मैं 1 सेकंड आप लोगों का टाइम लूंगा जस्ट टू वेरीफाई दैट एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ग्रामर भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो प्रेशर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला मैंने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 1/3। रो को मैं लिख दूंगा मास अपॉन वॉल्यूम c² RMS। करेक्ट है। ये जो मास है दिस इज मास ऑफ वन इंडिविजुअल। ऐसा कंटेनर होगा ना, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 छोटे, हमने एक को इधर से इधर तक ले गए थे तो इसके मास को कंसीडर किया था। ऐसे कितने 50 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 50 करना पड़ेगा। तो इसको अगर डिवाइड करूंगा, इसके मास को कंसीडर करूंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मुझको टोटल मास मिलने वाला है इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/3 इज इक्वल्स टू p(c²) RMS। ठीक है, ये बात समझ में। अब n डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, v होगा। ये v चले जाएगा p के साथ, तो pv इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ मास, सबसे पहला ये वाला n। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा c² RMS हो जाएगा। ठीक है, मैं n को अगर बाहर निकालता हूँ तो मैं अंदर लिख सकता हूँ 1/3 इंटू m c² RMS। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ pv, मैं चाहता हूँ इधर नीचे 2 आ जाए। ठीक है, तो मैं इस 3 को इधर लेके चले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 3pv। यहाँ से हटा दिया मैंने इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 डाला इधर डिवीजन में, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा इधर भी डिवीजन में। ठीक है, मैंने वहाँ पे 2 डाला तो मैंने क्या डाला, यहाँ पे भी 2 डाला, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है शायद। ये वैल्यू कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ये वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ सकते हो ध्यान से, ये वैल्यू क्या होने वाली, कांस्टेंट होने वाली है। अब इसको मैं बोल दूं कि हाफ mv², ये मुझको किसके जैसा दिखता है, ये तो वेलोसिटी है ना, हाफ mc² RMS क्या है, v² ही तो है। तो ये किसके जैसा दिखता है मुझको, हाफ mv² जैसा दिखता है, जो बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये पूरा LHS जो है 3/2 टाइम्स ऑफ pv किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। अभी 3/2 खुद भी तो कांस्टेंट है, तो pv किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के इक्वल हो गया। अगर p कांस्टेंट का है तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तभी तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी प्रूव कर लिया कि बॉयल्स ने ये लॉ कैसे लगाया हुआ था। ठीक है, अगर बॉयल्स ने ये लॉ ऐसे लगाया था तो ऐसे ही प्रूव करके चार्ल्स भैया ने भी एक लॉ लगाया हुआ है। चार्ल्स भैया ने क्या बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स ने ये बात बताई हुई थी। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की कहानी है। एक डेरिवेशन तुम लोग एक एग्जाम में और आ जाता है, तुम लोगों को इंपॉर्टेंट तरीके से इसको सॉल्व करने आना चाहिए। प्रूव दैट c² RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। प्रूव दैट c² RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। ये भी तुमको प्रूफ में आ जाता है। फिर से कहानी तो हम वहीं लेकर के जाने वाले हैं। मुझको मालूम है कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम इंटू c² RMS। ठीक है, ये v को इधर में लेके जाऊंगा, pv इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ m इंटू c² RMS। pv इज इक्वल्स टू nRT इज 1/3 टाइम्स ऑफ m c² RMS। अगर एक ही मोल गैस कंसिडर करो तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि RT इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ m इंटू c² RMS। ठीक है, मैं T टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, करेक्ट है। स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, करेक्ट है। ये तो कांस्टेंट है, ये कम ज़्यादा होगा। 8.314 भूल गए, गैस कांस्टेंट कौन था, R। इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकते। मास गैस का कम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे नहीं कम हो जाएगा। 1/3 खुद कैसा है, कांस्टेंट है। ये चीज़ें तुमको खुद ही दिखा रही है। c² RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो c RMS क्या हो गया, बहुत बेसिक बात थी। c RMS क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। सही है, रब करूं, करूं करूं करूं, लो। नेक्स्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करने वाले, हम फाइंड आउट करने वाले काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। अभी हमने 2 मिनट पहले इसको फाइंड आउट ही किया है, वैसे तो तुम इसको देखोगे तो खुद ही फाइंड आउट कर लोगे। P इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ रो
C² RMS, जानते ही हो। फिर से P इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम C² RMS, करेक्ट है, ठीक है। मैं ये 3 को वहाँ ले जाता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ P इंटू V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लाता हूँ 1/2, यहाँ पे भी लाता हूँ 1/2, यहाँ पे मैं लिखूंगा छोटा वाला मास M एंड N C² RMS, ठीक है। ये बात समझ में आई, या फिर M टोटली निकाल रहे हैं, M ही रहने देते हैं, ठीक है। हाफ mv² जैसे दिखने लगा, क्या बन गया ये, काइनेटिक एनर्जी इज 3pv/2। तो आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालने की बारी आ गई, तो उसका आंसर क्या बन जाने वाला है, 3/2 टाइम्स ऑफ p इंटू वी, ठीक है। ये फर्स्ट चीज है। अब अगर मैं तुमको बोल दूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड आउट करो, एक मोल में कितनी है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि 3/2 टाइम्स ऑफ पी वी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी ना, एन की वैल्यू पर मोल बोलता है तो एन की वैल्यू 1, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ आरटी। अच्छा मजाक है, सही है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या बन जाएगी, 3/2 टाइम्स ऑफ आरटी। अब फिर से नेक्स्ट तुमको फाइंड आउट करने वाले काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मार ही डालूंगा, ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा, पर मॉलिक्यूल ध्यान देना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, मैं देखो क्या लिखता हूँ, 3/2 टाइम्स ऑफ nRT, ठीक है। अब पर मॉलिक्यूल बोलता है, ध्यान देना 3/2, तो मैं वॉल्यूम या फिर जो भी अमाउंट है, क्वांटिटी है, उसको पकड़ूंगा 1 मोल डिवाइडेड बाय RT। 1 मोल में कितना होता है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में कितनी बन जाने वाली है, इस केस में बन जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ RT डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो भैया याद है, एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो ठीक है, फिर से काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 टाइम्स ऑफ RT, कितना हो जाने वाला है, 3/2 टाइम्स ऑफ RT। डिवाइड इसको किससे करने वाले हो, मास से, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ RT डिवाइडेड बाय द मास, बात खत्म, सही है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास डिवाइडेड बाय RT, एक छोटी सी बात है, और बाय एनी ना, ठीक है, लगे हाथ ये भी बता देता हूँ तुम लोगों को। इधर थोड़ा सा आ जाओ, पिछले वाला काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल में, इधर ये जो 3/2 टाइम्स ऑफ, इसको ऐसा लिखा जा सकता है R/NA इंटू टी। ये जो R/NA है ना, ये कुछ नहीं है, अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, 3/2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक, इसको क्या बोला जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है, याद रखो इसको, 1.38 इंटू 10⁻⁻11 के आसपास, ठीक है। क्लियर कर लोगे, हो जाएगा। तो और कुछ बताना बाकी है क्या तुम लोगों को, देखते बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, एक राउंड वगैरह देख लेता हूँ, वरना बाद में तकलीफ हो जाएगी। और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मॉडिफिकेशन भी है थोड़ा सा, जो आइडियल गैस हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग वहाँ लिखते थे ना, PV इज इक्वल्स टू nRT लिखा करते थे, तो n की वैल्यू हम कितना लिखते थे, 8.314 जूल पर मोल केल्विन लिखते थे, याद है, ठीक है। वैसे इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, PV इज इक्वल्स टू, n की जगह पे कैपिटल N लिख रहा हूँ, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अंदर गैस में कितने सारे मॉलिक्यूल है वो, इंटू R की जगह पे क्या रिप्लेस कर देता है फिर, ये अपना Kb जो कांस्टेंट है ना, Kb इंटू T, और इस केस में इसकी वैल्यू हो जाती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। इतनी बातें तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने तुमको काफ़ी इंट्रोड्यूस करवा दिया है इन सारी चीज़ों से, डेरिवेशन वेरिएशन दिखा दिए हैं। अभी चैप्टर तो बहुत लंबा है, कहानी तो बहुत लंबी चलने वाली है, क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा लंबे निकलने वाले हैं, तब तक के लिए तो ठीक है, पर फिलहाल तुम लोगों को इसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तुम लोगों को इतना समझ आ जाना चाहिए कि डेंसिटी का क्या लेना देना है लैम्बडा से, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल तक अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो, अपने दिमाग में देख पा रहे हो कि कैसे डेंसिटी कम हो जाएगी, बहुत घनत्व कम हो जाएगा, तो वो लड़ेंगे नहीं एक दूसरे में, वो सारी चीज़ें जब तुम फील कर पाओगे अपने दिमाग में उन चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाएंगी। ये सब डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल है नहीं। क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम के अंदर डेरिवेशन वगैरह आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज तक पढ़ने के लिए तो इतना काफ़ी है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए तुम लोग करो आराम, मैं करूँगा दूसरे वीडियो की तैयारी। कोशिश करके आराम मत करना, तुम भी दूसरे लेक्चर की तैयारी कर लेना। तब तक के लिए